प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ रिमोट सेंसिंग के सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। रिमोट सेंसिंग, जिसे हिंदी में सुदूर संवेदन या सुदूर संवेदी बोलते हैं, ये रिमोट सेंसिंग एक नई विधा है जिसने एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया रिवोल्यूशन पैदा कर दिया है। रिमोट सेंसिंग, जैसा कि शब्द रिमोट और सेंसिंग दो शब्दों से मिला हुआ है। रिमोट, जिसे हिंदी में हम सुदूर कहते हैं, एक दूर होता है और एक सुदूर होता है। सुदूर यानी आपकी जहाँ तक दृष्टि जाती है उससे परे, और सेंसिंग मतलब संवेदना, आप कैसे सेंस करते हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग, इसका अर्थ अगर हम लें तो इसका मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा फील्ड या ऐसी जगह जिसके फिजिकल कांटेक्ट में गए बगैर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। इस रिमोट सेंसिंग की अगर अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एमएससी के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में, द रिमोट सेंसिंग टेक्निक बाय एरोप्लेन एंड सैटेलाइट in combination with the geophysical survey has revolutionized geological exploration, and it has made available a macroscopic synoptic view in several bands of the electromagnetic spectrum. Remote sensing is divided into two categories: active and passive. In the active system, a specific part of the electromagnetic energy is produced from the artificial source projected towards an area of interest. The reflected energy is then recorded for study. Radar is a good example of an active sensor. The passive system, does not depend on artificial energy source. All energy derived from the sun. Each remote sensing satellite carries three data acquisition system, that is number 1 MSS, जिसे हम मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर बोलते हैं, डिज़ाइन फॉर 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स। सेकेंड इज ए रिटर्न बीम वीडिकॉन, जिसे हम RBV बोलते हैं, और टेलीविज़न सिस्टम। एंड थर्ड इज ए डाटा कलेक्शन सिस्टम DCS to relay environmental data to and from ground-based data collection platforms. विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया, रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन के तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन करते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको अंग्रेजी में बताया, उसके हिंदी रूपांतरण के साथ मैं आपको फिर से बताऊं कि ये जो रिमोट सेंसिंग है, इसमें दो तरह के सिस्टम हैं, एक्टिव सिस्टम और पैसिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम के तहत हम किसी एनर्जी सोर्स से ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिफ्लेक्टेंस जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पैसिव सिस्टम में हमको किसी आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। सनलाइट या सूर्य की जो रोशनी है उसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन एक्टिव में, जैसा मैंने बताया, किसी आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स से हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और उसका उदाहरण अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया, रडार सिस्टम। जबकि पैसिव सिस्टम में सूरज की रोशनी को हम उपयोग में लेते हैं। सूरज की रोशनी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वापस जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं सैटेलाइट लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर और राइट हैंड साइड में ऊपर सूरज की रोशनी से, जैसा मैंने कहा, पैसिव सिस्टम में वर्क होता है। सूरज की रोशनी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वो सैटेलाइट द्वारा इस्तेमाल होकर डाटा के रूप में आगे भेजी जाती है। यहाँ इस चित्र में आप देखिए दोनों प्रकार के सिस्टम बताए गए हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। यहाँ पर ये एक्टिव वाला और इधर ये पैसिव सिस्टम। एक्टिव में जैसे मैंने पहले बताया, एनर्जी प्राइवेट जो आर्टिफिशियल एनर्जी रिसोर्स होता है, सोर्स होता है, उससे हम एनर्जी को ऑब्जेक्ट पे डालते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जबकि पैसिव सिस्टम में, पैसिव रिमोट सेंसिंग में सनलाइट का हम उपयोग करते हैं। अब सैटेलाइट के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करूं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक सैटेलाइट जिन्हें हम सैटेलाइट इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स कहते हैं, यानी ये सैटेलाइट पृथ्वी के इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स में सेट किए जाते हैं। जबकि दूसरे जो होते हैं वो पोलर रीजन पर होते हैं। लेकिन जो इक्वेटोरियल होते हैं उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन जियो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पीरियड ऑफ द अर्थ्स डेली रोटेशन। यानी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो इसी तरह से इनको सेट किया जाता है। सैटेलाइट in such a position will appear to be stationary with the respect to the earth, hence called geostationary satellite। पृथ्वी जिस तरह से घूमती है, उसका घूर्णन होता है, उसी के सापेक्ष ये सैटेलाइट बराबर घूमते रहते हैं। It will have to orbit at a velocity of 11,060 km/h at about 35,900 km above the equator in order to synchronize with the speed of the Earth's rotation on the axis, that is 1620 km/h। इसका मतलब है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, इनको $11,060 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति दी जाती है और ये इक्वेटर से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर सेटल्ड किए जाते हैं, ताकि जो पृथ्वी की रोटेशन की अपने एक्सिस पर जो गति है 1620 km/h, उसके साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाए। मोर ओवर द सैटेलाइट शुड ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसा कि पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी तरह से सैटेलाइट का ऑर्बिट भी वेस्ट टू ईस्ट तय किया जाता है। एज डस द अर्थ एंड द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द इक्वेटर प्लेन ऑफ द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया, 36,000 किलोमीटर इक्वेटर से ऊपर इनकी गति 11,060 किलोमीटर प्रति घंटे से करने से ये पृथ्वी के बराबर घूर्णन करने लगता है। और अगर हम 120 डिग्री के डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि 360 डिग्री का पूरा राउंड होता है, तो अगर हम 120 डिग्री के डिस्टेंस के साथ अगर 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेट करें तो वो पूरे पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं। दूसरा सैटेलाइट जो होता है वो पोलर ऑर्बिट के साथ होता है। पहला वाला जो अभी हमने आपको बताया वो सैटेलाइट इक्वेटोरियल था, और ये सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उनके साथ होता है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे हम IRS बोलते हैं, वो पोलर सिंक्रोनस किस तरह से होते हैं। IRS हैव ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोल्स ऑफ द अर्थ एंड आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। जैसे कि इक्वेटर वाले जो सैटेलाइट थे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनकी हाइट मैंने बताई आपको 36,000 किलोमीटर की ऊपर होते हैं। लेकिन ये पोलर सैटेलाइट जो हैं, दीज ऑर्बिट्स आर एट हाइट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर
सेट किए जाते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट इज यूजुअली लेस देन 2 आवर्स। 2 घंटे से कम का समय इनका होता है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट इज यूजुअली लेस देन 2 आवर्स, सो इट मेक्स सेवरल राउंड्स इन ए डे। तो 2 घंटे में एक राउंड हो जाता है, तो आप देखिए पूरे दिन में कई चक्कर लगा लेता है। बाई एडजस्टिंग द हाइट ऑफ सैटेलाइट, its time period is so arranged that the satellite arrives over a given point on the earth at the same time every day। इस सैटेलाइट की ऊंचाई इस तरह से फिक्स की जाती है कि ये इस तरह से सेट हो जाए कि जैसे आज 10 बजे सुबह किसी पर्टिकुलर प्लेस से ये गुजरा, तो अगले दिन वापस सुबह 10 बजे उसी प्लेस से वापस गुजरेगा। तो इससे क्या होता है कि हमको डे टू डे के डाटा एनालिसिस में क्या फ़र्क आ रहा है उसका ज्ञान होने लग जाता है। अर्थात आज अगर ये पोलर ऑर्बिट से सुबह 10 बजे मान लीजिए डीडवाना के ऊपर से निकला, तो अगले दिन सुबह 10 बजे वापस ये डीडवाना के ऊपर से ही निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि आज की और कल की गतिविधियों में क्या फ़र्क आया है उसका रिकॉर्ड ये डाटा हमें प्रोवाइड करा सकता है। By adjusting the height of satellite, its time period is so arranged that the satellite arrives over a given point on the earth at the same time every day, so that satellite is able to observe a given area repeatedly। जैसा अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया। Information about any changes that might take place in a given area can be found by studying images sent by it on different days। अर्थात पोलर ऑर्बिट में ये IRS सैटेलाइट जो कि पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर प्लेस्ड किए जाते हैं, जिनका कि पोलर ऑर्बिट यूजुअली 2 घंटे से कम का होता है, और वो दिन में कई ऐसे चक्कर लगाते हैं और उनकी हाइट इस तरह से फिक्स की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर 24 घंटे बाद वापस उसी जगह से गुजरते हैं। तो हमें डे टू डे का जो चेंज होता है उसका डाटा ये प्रोवाइड कराता है। अब हम रिजोल्यूशन ऑफ IRS की बात करेंगे। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का रिजोल्यूशन, यानी जो इसमें कैमरे लगे हुए होते हैं वो किस तरह की इमेज, किस साइज तक की ऑब्जेक्ट की इमेज हमको प्रोवाइड करा सकते हैं। द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन ऑफ कोर्स रिजोल्यूशन ऑफ IRS-1A satellite to state-of-art high-resolution satellite like the ResourceSat and Cartosat। The IRS offers wide range of resolution starting from 188 meter to 1 meter resolution, यानी 188 मीटर का रिजोल्यूशन से लेके 1 मीटर तक की रिजोल्यूशन का भी अब डाटा उपलब्ध हो गया है। This is useful to generate satellite data in different scales ranging from 1:250,000 to 1:10,000 स्केल्स। ये 2 स्केल पर इस तरह से हमको डाटा प्रोवाइड कराता है। द लेटेस्ट ऑफ हाई रेजोल्यूशन कार्टोसैट सीरीज, कार्टोसैट 1 2.5 मीटर रिजोल्यूशन एंड कार्टोसैट 2 better than 1 meter resolution has stereo viewing capability for understanding the 3D of terrain। रिमोट सेंसिंग में जैसे मैंने एक पहले आपको व्याख्यान में बताया, फोटोजियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग में जो इमेजेस होती है वो 3D पर्सपेक्टिव में होती है, 3 डायमेंशनल होती है। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसके बारे में और स्पष्ट हिंदी में अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे मान लीजिए बास्केटबॉल के ग्राउंड पर या टेनिस के ग्राउंड पर अगर बतख छाप माचिस की डिबिया पड़ी है और उस पर अगर बतख का चित्र बना हुआ है, तो ये सैटेलाइट ऊपर से उस डिबिया की इतनी स्पष्ट चित्र लेगा कि उसमें वो बतख जो छपी हुई है वो हमको दिख जाएगी, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिया सिलाई का जो ब्रांड है वो बतख छाप है। ये इतना रिजोल्यूशन इस आज की टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट के साथ आ चुका है। ये किस तरह से लैब में बैठकर सैटेलाइट डाटा का इंटरप्रिटेशन कर कर साइंटिस्ट जो हैं वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं। ये इंडियन रिमोट सेंसिंग इसरो के
यूनिट्स पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं इस नक्शे में बताए गए हैं। ये जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की, ये उसका रेखांकन, इसमें आप देखिए गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड, फिर थर्मल इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उपयोग हम डाटा एक्विजिशन में रिमोट सेंसिंग के तहत करते हैं। इसमें डिफरेंट लेयर्स ओवरलेड इन GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जब इन डाटा को काम में लिया जाता है तो अलग अलग लेयर बनाई जाती है। जैसे इसमें दिखाया गया है, एक लेयर में मान लीजिए ड्रेनेज पैटर्न होगा, एक में सॉइल पैटर्न होगा। ये अगर इसको मैं ये आपको देखिए, एक में वेजिटेशन होगा, वाटर और सीवेज सिस्टम होगा, गैस और इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो हर चीज़ की एक अलग इन्फॉर्मेशन की एक अलग लेयर, और ये GIS सिस्टम में डालकर इस प्रकार से डाटा का एनालिसिस किया जा सकता है। अब एरियल फोटोग्राफ्स कितने प्रकार के होते हैं और एरियल फोटोग्राफी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी, तो इसमें अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा एक्सिस, जो कैमरा है आपका उसकी एक्सिस क्या है, अगर कैमरे की एक्सिस वर्टिकल है तो वर्टिकल फोटोग्राफी, इसमें लो ऑब्लिक एंड हाई ऑब्लिक फोटोग्राफी होती है। फिर लेंस किस तरह का काम ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेंस सिस्टम, कैमरा सिंगल लेंस वाला है या 3 लेंस वाला है या 4 लेंस वाला है या 9 लेंस वाला है या कंटिन्यूस स्ट्रिप फोटोग्राफी है। फिर अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्म, फिल्टर्स और फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स, जो आप फोटोग्राफी रोल काम में ले रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है तो उसको पैनोक्रोमेटिक फोटोग्राफी बोलते हैं। इंफ्रारेड फोटोग्राफी, जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से इंफ्रारेड फोटोग्राफी वाला पोर्शन आप यूज़ करते हैं तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी। कलर फोटोग्राफी, कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफी, थर्मल इंफ्रारेड इमेजरी, रेडार इमेजरी और स्पेक्ट्राजोनल फोटोग्राफी। ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की एरियल फोटोग्राफी की विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स हैं। ये इसमें आप देखिए लिस्ट 3 कैमरा टाइप जो सैटेलाइट में लगा होता है, ये पैन कैमरा जो सैटेलाइट में लगे रहते हैं, ये लिस्ट 2 कैमरा, ये कैमरा टाइप WIFS सेंसर जो सैटेलाइट से ऊपर से तस्वीरें लेते हैं। ये किस तरह से आप देखिए, इसमें एक फार्मलैंड है, एक बीच है, ओशन है या एक ग्रीन फॉरेस्ट है, ये इस तरह से नज़र आते हैं। ये देखिए, अब रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन, ये रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन हर विधा में है, चाहे वो गिरदावरी करनी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस के इंफॉर्मेशन जुटाने हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर सर्वे की बात हो, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, किसी एरिया का सॉइल सर्वे करना हो या फॉरेस्ट इन्वेंटरीज हो। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ रिमोट सेंसिंग का हर जगह उपयोग होने लगा है। लेकिन इसकी स्केल ऑफ फोटोग्राफी क्या होनी चाहिए? अगर आप जियोलॉजी का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए स्केल ऑफ फोटोग्राफी 1:20,000 से लेके 1:60,000 होगी। अगर आप फॉरेस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो उसकी स्केल 1:10,000 से लेके 1:25,000 होगी। और अगर आपको सॉइल सर्वे करना है तो उसके लिए आपके एप्रोप्रिएट स्केल 1:20,000 से लेकर 1:50,000 होगी। तो डिफरेंट स्केल पर ये काम होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में इसका रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं। अब एडवांटेज क्या है कि जो काम, जैसे मान लीजिए सर्वे ऑफ इंडिया, पहले टोपोशीट बनाने के लिए कैंप करते थे, 6-6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल तक कैंप करके डाटा जुटाते थे और फिर उसकी मैपिंग होती थी। अब आज की तारीख में रिमोट सेंसिंग आ गया, सैटेलाइट से इमेज कवर करते हैं, बहुत बड़ा एरिया एक सैटेलाइट द्वारा कुछ ही मिनटों में कैप्चर कर लिया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन करके हम मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर जो पहले के मैप बने हुए हैं उनको अपडेट करने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो है इकोनॉमी ऑफ टाइम, और जब इकोनॉमी ऑफ टाइम है तो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी ऑफ मनी लॉन्ग रन में। हालांकि रिमोट सेंसिंग बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन आप देखिए जितना ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है नंबर ऑफ डेज़ के लिए, उस कंपैरिजन में अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो ये इकोनॉमी ऑफ मनी का भी एडवांटेज इसमें रहता है। फिर इसमें ग्रेटर एक्यूरेसी, बहुत सटीक काम होता है, और जैसे मैंने पहले बताया 3D विज़न हमको प्राप्त होता है। और स्टीरियोस्कोपिक व्यू जब हम इनको 3D इमेजेस को देखते हैं तो हमारे साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है, डेप्थ परसेप्शन। इसका मतलब जब किसी गहरी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप कोई वैली का चित्र देख रहे हैं 3D इमेज में, तो व्हेन यू आर सीइंग द वैली इन स्टीरियोस्कोपिक विजन, द 3D इमेज विल गिव यू डेप्थ परसेप्शन। आपको विजुअलाइज होगा कि आप डेप्थ का भी विजुअलाइजेशन कर पाएंगे कि ये वैली कितनी गहरी है। इसके उलट अगर आप किसी माउंटेन का चित्र देखेंगे तो यू विल विजुअलाइज किस तरह का एलिवेशन है, किस तरह से पहाड़ ऊपर उठा हुआ है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन वाटर रिसोर्सेज स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज का अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा, तो पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें से प्रमुख हैं लिथोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, यानी वहाँ की कैसी रॉक टाइप्स हैं, उनमें कैसी संरचनाएँ हैं, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स जो जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, वहाँ उस एरिया में स्प्रिंग्स और सीप्स की क्या अवस्था है, और उस क्षेत्र में वेजिटेशन कैसा है। साथ में प्लांट इंडिकेटर्स जो कि ग्राउंड वाटर की एक्सप्लोरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इन सब का नॉलेज होना आवश्यक है। अब ये आप इस चित्र में देखिए, 2 सैटेलाइट इमेजेज राजस्थान के हैं, अगस्त 2002 और अगस्त 2003 के। नीचे आप देखिए यहाँ 2002 में यहाँ बारिश का जो लेवल था वो यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ, और 2003 में बारिश का लेवल यहाँ। तो इन दोनों का फ़र्क देखिए, 2002 में आप देखिए किस तरह से दिखता है और 2003 में देखिए किस तरह से दिखता है। तो दोनों सैटेलाइट इमेजेस का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देखिए 2003 में अच्छी बारिश हुई तो यहाँ ग्रीनलैंड ज़्यादा दिख रहा है, और ये 2002 में ड्राई दिख रहा है। तो इस तरह से ये सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग ग्राउंड वाटर इन्वेंट्रीज के अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसमें हम एरो विजुअल सर्वे करते हैं, इंफ्रारेड फोटोग्राफी करते हैं, रडार इमेजरी करते हैं, मल्टीबैंड फोटोग्राफी करते हैं, लैंडसेट इमेजरी करते हैं, और फोटोजियोलॉजिकल वर्सेस जियोफिजिकल वर्क, इसके द्वारा हम मिनरल एक्सप्लोरेशन में मदद ले सकते हैं। अब ये कुछ चित्र हैं जो आपको बता रहे हैं कि सैटेलाइट द्वारा ऊपर लिए गए चित्र। इस चित्र में आप देखिए अपने नागौर ज़िले का मकराना का मार्बल एरिया, इसमें आप देखिए कि ये मकराना मार्बल एरिया जो है इसको दिखाया गया है। इसके साथ ये आप देखिए जोधपुर के सैंडस्टोन की 4 अलग अलग इमेजेज हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि हर साल किस तरह से सैंडस्टोन का दोहन हुआ है, माइनिंग एरिया में किस तरह से माइनिंग हुआ, उसके ये 4 अलग अलग फोटोग्राफ कंपैरेटिव स्टडी करने में लाभदायक होते हैं। ये आप देखिए पृथ्वी कैसे दिखती है, चंद्रयान 1 TMC से मार्च 25, 2009 को लिया गया खूबसूरत चित्र, सैटेलाइट इमेज। इसमें हमारी खूबसूरत पृथ्वी, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये आप सैटेलाइट इमेज देखिए मुंबई का मैरीन ड्राइव, ये समुद्र के चारों तरफ आप देखिए ये मैरीन ड्राइव का चित्र बताया गया है इसमें। ये श्रीनगर की डल झील सैटेलाइट इमेज। ये राम सेतु जो भारत के दक्षिण भाग से श्रीलंका को जोड़ता है, ये राम सेतु जिसकी कई बार चर्चा होती है, ये इसमें सैटेलाइट इमेज में भी दृष्टिगत होता है।
ये आप मैप हैं सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई उसके पेलियो चैनल्स। तो इस चित्र में आप देखिए सरस्वती के पेलियो चैनल्स